स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन विकास कार्यक्रम के लिए बने टास्क फोर्स के साथ एक समीक्षा बैठक की कि वैक्सीन के विकास के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आज सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा कि ये ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें डेटा सुरक्षा के सभी मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है। ये भी जानेंगे कि किस तरह से देश में फंसे हुए विदेशी नागरिकों और श्रमिकों को वापस उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, उनके देश तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और भारत में अलग अलग राज्य से स्पेशल ट्रेनों के जरिए किस तरह से मजदूर वापस अपने घर पहुंच रहे हैं। हम ये भी जानेंगे कि पटरी पर कैसे आर्थिक गतिविधियों को लाने के लिए कुछ इकाइयां जो हैं, औद्योगिक इकाइयां, उन्हें शुरू किया गया है। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और खास तौर पर बात होगी गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर क्या कुछ जानकारी हमसे साझा की है। साथ ही हम दुनिया पर भी नजर डालेंगे कि कोविड-19 की क्या स्थिति है, क्योंकि अब अमेरिका के बाद रूस में कोरोना वायरस के मामले अचानक से बढ़ गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले अहम खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र को केंद्र सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। महाराष्ट्र की हालत अभी सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जहां 36 में से 34 जिले पूरी तरह से कोविड-19 से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि हमें देश के सभी जिलों को ग्रीन जोन में तब्दील करना है। जो महाराष्ट्र की स्थिति है और गुजरात की स्थिति है, उसमें हम लोगों को भी थोड़ा सा चिंता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तकलीफ थोड़ा सा ज़्यादा है। वहाँ के प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का ये प्रयास है कि हम जितनी भी सहायता स्टेट गवर्नमेंट्स की कर सकते हैं, टेक्निकली, मैन पावर की दृष्टि से, एडवाइस की दृष्टि से, एक्सपर्ट्स के कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से वो करें। इसके साथ साथ हमने उनको ये भी कहा है कि केस का नंबर बढ़ना वो कोई खतरनाक नहीं है, लेकिन केस को जल्दी से जल्दी डायग्नोज कर लेना, समाज में उसके कॉन्टैक्ट्स को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से पकड़ना और उसको तुरंत आइसोलेट करना, समय पे अस्पताल में लेकर जाना, ताकि मोर्टालिटी जो है किसी भी कीमत पर वो हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने उन्हें कहा है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति जो है वो गंभीर है और हमें उन कारणों का पता भी लगाना होगा कि क्यों कोविड-19 के मामले इन जगहों पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। राज्यवार तरीके से आंकड़ों पर ध्यान देते हुए रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे सभी जिलों को ग्रीन जोन में तब्दील करना है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्यों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है महाराष्ट्र का। आइए नजर डालते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में 15,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 2,800 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 617 लोगों की यहां पर कोविड-19 से मौत हुई है। गुजरात में अब तक 6,200 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, तो 1,350 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 368 लोगों की यहां पर कोविड-19 से मौत हुई है। बात कर लेते हैं अब राजधानी दिल्ली की, तो यहां 5100 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं 64 लोगों की दिल्ली में कोविड-19 से जान गई है। वहीं 1450 से ज्यादा लोग कोविड-19 से ठीक भी हुए हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं। अब तक यहां पर 4,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 1450 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि 33 लोगों की कोविड-19 की वजह से यहां मौत हुई है। बात करें राजस्थान की, तो यहां 3100 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 89 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं 1500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए देश में कोरोना वायरस की स्थिति पर नजर डालें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर अब 28.71 हो चुकी है। आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर अब लगभग 50,000 हो गई है और इनमें
33,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 3,000 नए केस सामने आए हैं और अब तक देश में कुल 14,183 कोविड-19 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 1,694 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। कोरोना संकट के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कल यानी 7 मई से भारत सरकार वंदे भारत मिशन की शुरुआत कर रही है। इस पूरी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आज एक अहम बैठक की। भारतीयों की वापसी के बाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए पहले चरण के तहत 7 मई से 13 मई तक 64 विमानों का परिचालन होगा। भारतीय दूतावास और उच्चायोग विदेशों में फंसे भारतीयों की सूची भी तैयार करने में जुटे हैं। इस दौरान तकरीबन 15,000 भारतीयों की स्वदेश वापसी होगी। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी एजेंसियां और मंत्रालय व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। कोरोना वायरस की चुनौती को देखते हुए नियमों का पालन और पूरी तरह से एहतियात बरता जाना बेहद जरूरी है। वंदे भारत मिशन बेहद जटिल है, लेकिन भारत सरकार हर आपदा की स्थिति में अपने नागरिकों की मदद के लिए खड़ी रही है। कोरोना वायरस के इस दौर में भारत ने अपने नागरिकों को वुहान और ईरान से निकाला है। इससे पहले भी खतरनाक हालात में आपदाओं के वक्त यमन जैसे देशों से भारत सरकार भारतीय ही नहीं बल्कि अन्य देशों के नागरिकों को भी निकाल कर लाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना संकट की वजह से भारत में फंसे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक आज एक विशेष विमान से लंदन के लिए रवाना हो गए। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ब्रिटिश एयरलाइंस की विशेष उड़ान से इन यात्रियों की वापसी कराई गई। लॉकडाउन के बीच ब्रिटिश नागरिक कई दिनों से यही फंसे हुए थे। इससे पहले भी भारतीय मूल के कई ब्रिटिश यात्री विशेष विमान के जरिए ब्रिटेन लौट चुके हैं। लंदन रवाना होने से पहले यात्रियों ने भारत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने मदद के लिए भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन का आभार भी जताया। मैं इथों पंजाब ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਏਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਪਰ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਰਹੋ ਤੇ सेफ रहो पर एवं बगैर मतलब तो ना किते बाहर घूमो फिरो। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों से निःशुल्क उनके घर भेजने के लिए प्रशासन और रेलवे लगातार काम कर रही है। हरियाणा के हिसार से आज 2 बजे 1200 प्रवासी मजदूरों को बिहार के कटिहार के लिए विशेष ट्रेन से रवाना किया गया। बात राजस्थान की करें तो कोटा से अब तक बिहार के 8,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए सिलसिला अभी भी जारी है, उन्हें भेजा जा रहा है। वहीं गुजरात के साबरमती से गोरखपुर के लिए विशेष ट्रेन रवाना हो चुकी है। इस ट्रेन में 1150 श्रमिक और विद्यार्थी यात्रा कर रहे हैं तो एक स्पेशल ट्रेन श्रमिकों को लेकर बलिया के लिए राजकोट से रवाना हुई है। वहीं इस ट्रेन में 1125 श्रमिक यात्रा कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग स्पेशल ट्रेनों और 3500 बसों के जरिए अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। इन्हें लेकर राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने श्रमिकों से राज्य में रुकने की अपील भी की है क्योंकि अब राज्य में निर्माण से जुड़े हुए काम शुरू हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच कोरोना वायरस वैक्सीन विकास कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निगाह बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन कार्यक्रम के विकास के लिए गठित टास्क फोर्स के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोरोना के उपचार के लिए वैक्सीन, सटीक दवाओं की खोज, निदान और परीक्षण की दिशा में देश के प्रयासों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई।
कल देर शाम हुई इस बैठक में विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने शोध कार्य, उद्योग और सरकार के समन्वित प्रयासों से कुशल नियामक प्रक्रिया पर विचार किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संकट के इस समय हर संभव उपाय वैज्ञानिक प्रक्रिया या नियमित हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि औषध अनुसंधान के लिए जिस तरह से भारतीय वैज्ञानिक और उद्योग साथ आए हैं, वो सराहनीय है। इस वक्त देश में 30 से अधिक भारतीय वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में हैं। औषधि विकास में 3 चरणों पर काम हो रहा है, जिसमें मौजूदा दवाओं का पुनः संयोजन, नई औषधि पर परीक्षण और सामान्य वायरस रोधी गुणों की जांच के लिए पौध उत्पाद और तत्वों का परीक्षण शामिल है। कोरोना वायरस की ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु ऐप के जरिए डेटा सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन हो रहा है। एक एथिकल ऐप ने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए और कहा कि डेटा की गोपनीयता और उसकी सुरक्षा को खतरा है इस ऐप से। भारत सरकार ने इस पर सफाई दी है और ऐसे सभी दावों को खारिज किया है। इस बारे में बयान में कहा गया है कि किसी भी उपयोगकर्ता की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी इस ऐप के कारण खतरे में साबित नहीं हुई है। ऐप के ट्विटर हैंडल के जरिए भी कहा गया है कि वो लगातार अपनी प्रणाली की जांच कर रहे हैं और उसका उन्नयन कर रहे हैं। टीम आरोग्य सेतु सबको आश्वस्त करती है कि कोई भी डेटा या सुरक्षा उल्लंघन मामला नहीं पाया गया है। आरोग्य सेतु ऐप केवल आसपास कोरोना वायरस पॉजिटिव से अलर्ट करता है। आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने में मदद मिलती है और वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने के लिए इस ऐप को तैयार किया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति की। दुनिया के 212 देश कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। हालांकि अभी अमेरिका में कोरोना वायरस के प्रसार की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन रूस में अब इसके फैलाव में तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में जो 20,000 मामले दुनिया में दर्ज हुए हैं, उसमें से आधे सिर्फ रूस से हैं, जो कि कोविड-19 मामले दर्ज हुए हैं। अभी तक पूरी दुनिया में अगर हम कुल कोविड-19 मामलों के आंकड़े की बात करें तो ये 47,44,000 पहुंच चुका है, जबकि अभी तक 2,58,000 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। वहीं अभी तक 12.5 लाख लोग कोविड-19 से ठीक भी हुए हैं। अमेरिका की बात करते हैं। यहाँ 12,38,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और करीब 72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली में करीब 2,13,000 मामले और 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्पेन में अब तक करीब 2,50,000 कोरोना संक्रमण मामले सामने आए हैं। वहीं 25,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 1,70,000 से ज्यादा मामले और 25,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन की बात कर लें तो ब्रिटेन में 1,94,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं 29,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा जर्मनी और रूस में भी 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इतनी टाइम आपन पंचन प्रदेश से बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है और हमारा पंचन प्रयास के क्रियाकलाप तय करे हैं कि अपने देश का भविष्य का हुई। यह बीमारी से बचे 3 तरीका सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार अपनी प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे। घर पर रहो, सुरक्षित रहो और जब कोनो काम से बाहर जाओ तो पूरा मुंह ढक के जाओ। एक सामाजिक दूरी बनाए रखो। वापस आओ, हाथ अच्छे से धो। यही 3 तरीका हैं जैसे हम ये बीमारी से लड़ सके, टीका मिटा सकी थी। तो याद रखो, आज जो हम कर दे यही जाए कि आगे हमारे देश का भविष्य बने। अपने देश का बचाओ, अपने देश का स्वच्छ रखो, अपने देश का सुरक्षित रखो। धन्यवाद। हाय गाइस, मैं हूं सलमान और ये है
निर्वाण। हम लोग यहाँ पर आए थे कुछ दिनों के लिए, अब हम यहीं पर हैं। तो हम लोग तो भाई डर गए। करेक्ट। तो निर्वाण सोहेल के साहबजादे हैं, सोहेल के बेटे हैं। इन्होंने अपने फादर को कब से नहीं देखा? 3 हफ्ते तो हो गए। मैंने अपने फादर को 3 हफ्ते से नहीं देखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे फादर अकेले घर पर हैं। यू रिमेंबर द डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया? वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता। हम लोग डर गए और बड़ी बहादुरी से कह रहे हैं कि हम लोग डर गए। आप ज़्यादा ब्रेव मत बनो, क्योंकि इसमें you think any point in being brave in this? No, I think it's better for everyone to stay home, avoid contact, and I think the longer we stay indoors, the faster this ends. जी, तो जो डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है। जो डर गया समझो बच गया, और उसने बहुत सारे लोगों को बचाया भी। थैंक यू। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम डर गए थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए पूरी दुनिया को इस मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज जब सारी दुनिया कोविड-19 आपदा का सामना कर रही है, ऐसे में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंकवाद को झूठी खबरें, झूठे वीडियोस के जरिए बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। गुटनिरपेक्ष देशों के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोग आतंकवाद जैसे घातक वायरसों को फैलाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का एक पड़ोसी देश भारत में आतंक फैलाने के अपने कुटिल मंसूबों में अभी भी लगा हुआ है, लेकिन आतंकवाद को पैदा करने और शह देने वाले इस गलतफहमी में हैं कि इस महामारी की आड़ में वे अपने घिनौने कुटिल मंसूबों में कामयाब हो सकेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद सारे विश्व के लिए चिंता का विषय है और हर एक देश को एकजुट होकर आतंकवाद को परास्त कर उसका समूल नाश करना ही चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जो देश इसका समर्थन करते हैं उनको चिन्हित करके उन्हें अलग थलग करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये दोनों ही वायरस घातक हैं और मानव प्रगति को बाधित करते हैं, जीवन की गुणवत्ता को हानि पहुंचाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया के एक छोटे से वर्ग सहित हमारे देश के ही कुछ गिने चुने लोगों द्वारा असत्य प्रचार द्वारा देश की छवि को नुकसान पहुंचाया जाना भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम आतंकवाद, भ्रामक प्रचार और विदेश के इस वायरस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे की वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब कोविड-19 महामारी की वजह से चीन की बजाय दूसरे देश जाने के लिए इच्छुक हैं। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये भारत के लिए सुनहरा अवसर है और सरकार इस अवसर का लाभ उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत ने समय रहते देशव्यापी लॉकडाउन समेत कई कदम उठाए, जिसकी वजह से भारत का प्रबंधन अन्य देशों की तुलना में बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी ढांचे के चलते चीन छोड़ रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत में निवेश का अच्छा मौका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कठिन दौर में जीवन और आजीविका के बीच संतुलन बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। In China, Iran, and other countries, there are large number of deaths, and in that context, India has managed it better because we pronounced lockdown at the very right time, very opportune time, and therefore we could get time for preparation. See, preparation is also important because
We had no COVID hospital because no world has not COVID hospital. Now we have nearly 700 COVID hospitals. We had now created nearly 2 lakh isolation beds. केंद्रीय मंत्री ने लॉकडाउन के बाद देश के ऑटो उद्योग को सहयोग करने की बात कही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश की सबसे बड़ी दुपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने उत्पादन का काम फिर से शुरू कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने 3 प्लांट हरियाणा के गुरुग्राम और धारूहेड़ा और उत्तराखंड के हरिद्वार के प्लांट में कामकाज शुरू कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान के निमराना में ग्लोबल पार्ट्स सेंटर में भी काम शुरू कर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक ही कामकाज को शुरू किया गया है और केवल आवश्यक कर्मचारी ही काम करने के लिए आएंगे और सामाजिक दूरी के साथ निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। देश के सभी स्थानों में जो शेष कर्मचारी हैं वो अगले नोटिस तक घर से काम करना जारी रखेंगे। वहीं हुंडई मोटर इंडिया ने भी चेन्नई स्थित अपने निर्माण संयंत्र में कार का उत्पादन जोरों से शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि संयंत्र के अंदर स्थित सभी सुविधाओं को अच्छे से सैनिटाइज किया गया है और ताकि कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनी के संयंत्र में विनिर्माण 23 मार्च से ही रुका हुआ था। हुंडई ने मई महीने में करीब 12,000 से 13,000 वाहनों का निर्माण करने का लक्ष्य तय किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वॉरियर्स का पूरा सहयोग करें। नमस्कार।